बुलेटिन प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ पाहू इलाके में हुई। सुरक्षा बलों को यहां आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें जवान के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो जानकारी दे दें, 4 दिनों में 9 आतंकियों का खात्मा किया गया है। और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में विकास को रफ्तार मिली है और रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसमें कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का यह पहला सार्वजनिक दौरा था। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। विकास को रफ्तार देने पर काम। पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं, सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है, ये आप लोगों ने दिखा दिया है। केंद्र के 175 कानून बने ताकत। केंद्र के लगभग 250 कानून वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मंच से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि सबका प्रयास क्या होता है, ये इस गांव ने पूरी दुनिया को बताया है। आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 3,100 करोड़ रुपए की लागत से बनी बनिहाल काजी कुंड रोड सुरंग का उद्घाटन किया। 8.45 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से सड़क की दूरी 16 किलोमीटर कम हुई। ये सुरंग यात्रा के समय को करीब 1.5 घंटे कम करेगी। 7,500 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 5,300 करोड़ की लागत से रातले में 850 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 4,500 करोड़ की लागत से कुआर में बनने वाले 540 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद पीएम मोदी का ये पहला सार्वजनिक दौरा रहा। पीएम मोदी ने यहाँ इंटैक्ट फोटो गैलरी का भी दौरा किया, जिसमें ग्रामीण विरासत को दर्शाया गया है।
पीएम मोदी के इस दौरे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह भी साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तकनीक से बदलते भारत के बारे में बताया, साथ ही म्यूजियम से लेकर मैथमेटिक्स तक की चर्चा को अपने मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया। जन आंदोलन आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जानते हैं कि 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ किसी स्थानीय म्यूजियम को देखने जाएं। कैशलेस डे आउट और जल संरक्षण की अपील। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें, जरूर करें। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। म्यूजियम से लेकर मैथमेटिक्स पर चर्चा कि वैदिक गणित कैसे गणित को मुश्किल से मजेदार बना सकता है। यही नहीं, वैदिक गणित से आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सभी माता पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए अपने मन की बात कार्यक्रम में संग्रहालयों और स्मारकों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में देश के इतिहास को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। उन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शन, जल संरक्षण और वैदिक गणित के साथ तकनीक की ताकत से सामान्य लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव के बारे में भी बताया। टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये 88वां संस्करण रहा। इस दौरान उन्होंने आने वाले त्योहार ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जन्मोत्सव और बुद्ध पूर्णिमा की देशवासियों को अग्रिम बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सतर्क किया। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना निर्देशों का पालन करने और मास्क जरूर पहनने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्हें पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लता मंगेशकर को याद किया और कहा कि उन्हें पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी की तरफ से हमेशा एक बड़ी बहन जैसा प्यार मिला। कई दशक बाद ये पहली राखी का त्योहार आएगा जब दीदी नहीं होंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संगीत से आप में वीर रस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने संगीत के इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। सज्जनों, ऐसे जटिल मंगेश भाई हो तो ऐसा। तो मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्हें पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर की जमकर तारीफ की और उन्हें याद किया। उन्होंने कहा उन्हें पीढ़ियों को प्रेम और
भावना का उपहार देने वाली लता दीदी की तरफ से हमेशा बड़ी बहन जैसा प्रेम मिला। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। और अब बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सिंगापुर यात्रा की। वियतनाम और कंबोडिया के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में स्पीकर बिरला का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सिंगापुर के लोगों ने स्पीकर बिरला से देर रात तक सदन चलने का राज पूछा, तो जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जितना अधिक चर्चा संवाद होगा, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। यही नहीं, स्पीकर बिरला ने कहा कि हमारा संविधान देश के लोगों को शासन की शक्ति देता है। तो सिंगापुर की ये तस्वीरें हैं जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिंगापुर पहुंचे, तो वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस दौरान ओम बिरला ने लोकतंत्र की शक्ति लोगों को बताई। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान देश के लोगों को शासन करने की शक्ति देता है। और रुक करेंगे अगली खबर का। जापान पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुमामोटो के सुइजेन जी पार्क के प्राचीन मंदिर का दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ने वहां पहुंचकर मंदिर में प्रार्थना की, थोड़ी देर मंदिर परिसर में ध्यान लगाया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक मंदिर में अलौकिक शांति और मध्य जापान की जीवन संस्कृति की झलक मिली। उन्होंने महान और समृद्ध परंपरा के अलावा मंदिर परिसर में जीवंत संस्कृति का अनुभव किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जापान पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कुमामोटो के सुइजेन जी पार्क के प्राचीन मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर अलौकिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है और इसके साथ ही उन्होंने महान और समृद्ध परंपरा के अलावा मंदिर परिसर में जीवन संस्कृति का भी अनुभव किया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। कितने निजी अस्पताल इसमें शामिल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर एसीबी टीम ने पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि अलवर एसीबी की टीम ने शनिवार को पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इन सब पर बिना किसी बाधा के काम करवाने की एवज में 16 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप हैं। इस बारे में कार्रवाई सही नहीं, आप अपना विचार रखेंगे तो। शादी में मिले थे जी। कहाँ ससुराल आपका? अलवरी है। लेकिन आप बोले कुछ, कब शादी हुई थी सर? कौन सी? सांखला जी, एक सवाल है कि कलेक्टर साहब के मित्र की बेटी आपकी वाइफ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निकल गाड़ी को। इनको पेश किया है, तीनों गिरफ्तार शुदा जो हमारे पास आरोपी हैं उनको अभी उनको जेसी के आदेश फरमाए हैं जज साहब ने, तो हम जेसी कराएंगे उनको। रिमांड नहीं मांगा गया था क्या? रिमांड की ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में परिस्थितियां नहीं थी कि रिमांड मांगा जाए। सभी चीज़ें के लिए जेसी किया है सर?
नियमानुसार 14 दिन का होता है तो 14 दिन। हाँ। जी, शहर में इस तरह की चर्चा है कि दबाव आ रहा है एसीबी के ऊपर, आपके ऊपर ACB कोई के फोन ऊपर आया? कोई दबाव नहीं है, कोई जी। दबाव ये बिल्कुल। तीसरा निष्पक्ष रूप आरोपी से नितिन शर्मा जो है, इसके घर की स्थिति बहुत डामाडोल है। ये किस तरह इनका काम कर रहा था दलाली के रूप में? इसके हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे हैं। परसेंटेज पैसा मिलता था? देखिए, ये परसेंटेज कितना मिलता था ये तो इसने बताया नहीं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पैसे जब लेते थे तो इसको बुला के दे देते थे और इसके मार्फत किसी गोपनीय स्थान पे तुरंत पहुंचा देते थे। और जैसा पहले भी सत्यापन में ये लोग बोल रहे थे कि एसीबी का आजकल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय एसीबी, इसलिए हम घर पे पैसे नहीं रखते हैं। और उसी अनुसरण में इन्होंने पैसे घर पे रखने की बजाय तुरंत नितिन को बुला लिया फ़ोन करके, और फ़ोन करके बुला करके उसको तुरंत। अब नितिन कहाँ जा रहा था? पैसे किसको देता नितिन सर? नितिन पैसे, जैसा हमारी अनुसंधान में अब तक सामने आया, नितिन पूर्व जिला कलेक्टर को पैसे देने जा रहा था। और रुक करेंगे अगली खबर का। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी शिवशंकर जोशी उर्फ बल्ल्या जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस की तथ्यात्मक रिकॉर्ड को लेकर सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को दौसा जिले के लालसोट में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय नेता बल्ल्या जोशी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर दंपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसके अगले दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद प्रदेश सहित देश भर में चिकित्सकों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल्ल्या जोशी सहित दूसरे स्थानीय नेताओं पर केस दर्ज किया। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बल्ल्या जोशी फरार चल रहा है। इसी बीच बल्ल्या जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा। और अब बात कोविड सहायकों के धरने की। कोविड सहायकों के धरने का 24वां दिन रहा। पिछले 24 दिन से कोविड सहायक जयपुर के शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें वापस इनके पदों पर लगाया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि इनकी सेवाएं केवल कोविड रहने तक ही थी। हालांकि इनकी मांगों को लेकर कल इन सहायकों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी से तय है। सहायकों के मुताबिक इस मुलाकात में अगर कोई हल निकलता है, धरना समाप्त हो जाएगा। शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। पिछले 24 दिनों से शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों का ये धरना लगातार जारी है। दिन रात लगातार ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है कोविड सहायक यहाँ पर मौजूद हैं। अकबर खान कोविड स्वास्थ्य सहायक न्यूज़ 18 के चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहता हूं कि आज 24 दिन तपती धूप के अंदर मेरे साथी कोविड स्वास्थ्य सहायक भाई और बहन आज यहां तपती धूप के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने भविष्य को लेके। तो मेरा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब से और सब आला अधिकारियों से भी विनम्र अपील है कि जो भीषण गर्मी के अंदर मेरे भाई जो अपने भविष्य की मांग को लेके जो बैठे हैं, जो हमारी मांगे हैं वो जल्द मानी जाएं। कल 10-10:30 बजे हमारी सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं देवाराम जी सैनी, उनसे मुलाकात होने वाली है और उस विषय को लेके जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के विषय है उसको लेके मुलाकात होने वाली है। क्योंकि पिछले 24 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये संघर्ष सिर्फ 24 दिन का ही नहीं है, बल्कि कोरोना काल में भी हमने संघर्ष किया है। उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत जी अच्छा फैसला लेंगे, यही उम्मीद है। हमें यहाँ मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहीं रहेंगे जब तक भाई बहनों की तबीयत खराब हो रही है। सरकार सोच नहीं रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, जो पुरुष कार्मिक उनके साथ ही जो ये महिला कार्मिक है, इनका भी लगातार यही कहना है कि लगातार यहाँ पे डटे रहेंगे। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन इनके लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि 10:30 बजे कल इनकी जो मुख्यमंत्री ओएसडी हैं देवराम से भी उनसे वार्ता तय है और उसकी वार्ता करने के लिए कल यहाँ पर जाएंगे और वार्ता करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं वो और आगे बढ़ता है या इनकी मांगों को कल मान लिया जाता है या ये आंदोलन कल समाप्त हो जाता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18।
उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी महाराज की नया नाभिराम झांकी के दर्शन किए। इस अवसर पर बालाजी मंदिर ट्रस्ट सचिव ने सांसद को प्रसादी भेंट की। इस मौके पर अलवर में मंदिर ध्वंस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये सरकार की लापरवाही है और सरकार ने मंदिरों को बनाने का भरोसा दिया है। आप क्या कह रहे हैं? सरकार के अधिकारियों की 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर डाला। आंदोलन किया था, सरकार 3 मंदिरों को बनाएगी, सरकार भरोसा दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।